नमस्कार विद्यार्थियों और गुरुजनों। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 10th क्लास की साइंस। और 10th क्लास की जो साइंस है, क्लास 10th साइंस, 10th क्लास की साइंस में भी हम लोग एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ेंगे। तो आज का चैप्टर है 7th चैप्टर, जिसका नाम है नियंत्रण व समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो इससे संबंधित मैं थोड़ी सी सूचना दे दूं आपको। मैं यहाँ जो टॉपिक करवाऊंगा वो हिंदी मीडियम में रखेंगे। इंग्लिश मीडियम के लिए इसी कंटेंट के साथ, इसी सामग्री के साथ हमारी एक सहयोगी हैं, उनका लेक्चर आ जाएगा, उनके वीडियो आ जाएंगे आपके सामने। तो मैं शुरू कर रहा हूँ नियंत्रण व समन्वय। तो देखो, हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में जितनी भी क्रियाएं चल रही हैं, जितनी भी क्रियाएं चल रही हैं बॉडी के अंदर, किसी ऑर्गन में, किसी अंग में, हाथ में, पैर में, उदर भाग में, आँख, नाक, कान, मुंह, जहाँ भी कोई भी क्रियाएं चल रही हैं, उन क्रियाओं को कंट्रोल करने के लिए, उनको एक सिस्टमेटिक तरीके से चलाने के लिए, एक व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए दो सिस्टम काम करते हैं हमारे अंदर, जो इन पूरी क्रियाओं को कंट्रोल करते हैं, उनको रेगुलेट करते हैं, उनको नियंत्रित करते हैं। वो दोनों सिस्टम कौन है? एक तो है तंत्रिका तंत्र और दूसरा है अंतःस्रावी तंत्र। तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र, ये दोनों ही इसी चैप्टर में पढ़े जाएंगे। तो तंत्रिका तंत्र जो होता है, जैसे मैं एक सामान्य भाषा में कहूँ, मस्तिष्क और मेरुरज्जु, तो ये तंत्रिका तंत्र के हिस्से हैं, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। ये जो कंट्रोल कर रहे हैं वो तंत्रिका तंत्र हो जाएगा। और आप जितने हार्मोन्स, नाम सुना होगा आपने हार्मोन, तो वो हार्मोन जो कंट्रोल करते हैं, एक आम भाषा में कह दे तो हार्मोन ही अंतःस्रावी तंत्र है। हार्मोन ही अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा है। तो जो तंत्रिका तंत्र अपना कार्य करता है, ये बहुत स्पीड से, तुरंत तंत्रिकीय आवेग भेजता है। तंत्रिकीय आवेग, तंत्रिकीय आवेग क्या होता है बाद में बात करेंगे। और इसके जो कार्य होते हैं अंतःस्रावी तंत्र के, ये हार्मोन भेजता है। इसकी तुलना में ये लो स्पीड होते हैं, धीमी गति से होते हैं। तो इन दोनों में मुख्य अंतर तो ये हो गया कि तंत्रिका तंत्र के जो कार्य होते हैं बहुत तेजी से होते हैं संपन्न, अंतःस्रावी तंत्र के जो कार्य होते हैं वो इसकी तुलना में थोड़ा धीमी गति से संपन्न होते हैं। तो आज का जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है अंतःस्रावी तंत्र। और अंतःस्रावी तंत्र में भी हम पढ़ने जा रहे हैं जंतुओं में हार्मोन। जंतुओं में हार्मोन, ये आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा, जंतुओं में हार्मोन। अब देखो, ये जो हार्मोन होते हैं, ये मान लो कोई ना कोई ग्रंथि है जी, ग्रंथि, इस ग्रंथि से निकले ये हार्मोन, इस ग्रंथि में ये केमिकल बने, ये केमिकल जो हैं वो हार्मोन है। तो अब क्या सभी ग्रंथियां अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं क्या? और सभी ग्रंथियों से बनने वाले पदार्थ हार्मोन ही होते हैं क्या? सभी ग्रंथियां क्या अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं क्या? अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं क्या? और क्या सभी ग्रंथियों से बनने वाले केमिकल, रसायन हार्मोन ही कहलाते हैं क्या? इस बात को समझने के लिए पहले हम ये जान लें कि ग्रंथियां कितने प्रकार की हैं हमारे शरीर में। तो बेसिक को समझते हुए हम लोग शुरू करते हैं इस चैप्टर को, ताकि फिर हम लोगों को पढ़ने में आनंद आएगा और ऐसा नहीं लगेगा कि हमने रट्टा मारा है। ओके, तो आओ सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं। ग्रंथियों के प्रकार, ग्रंथियों के प्रकार, इसको समझ लें, फिर हमारे लिए हार्मोन को समझ पाना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं यहां
ग्रंथियां। फिर मैं लिख रहा हूं अंतःस्रावी ग्रंथियां। फिर मैं लिख रहा हूं मिश्रित ग्रंथियां। और एक मैं साइड में लिखूंगा चक्रीय ग्रंथियां। इसकी चर्चा हम बाद में करते हैं, पहले तो इनको समझ लें दोनों को। ये दोनों समझ में आ गई तो वो मिश्रित ग्रंथियां अपने आप ही समझ में आ जाएगी। तो ग्रंथियों के ये 4 प्रकार हैं। इनमें से बहिस्रावी ग्रंथियां कौन सी होती हैं? देखो डायग्राम से समझना है हर चीज को है। ये माना कोई ग्रंथि है, ये मैंने जी लिख दिया इस पर, ग्रंथि। इस ग्रंथि में ये कोई केमिकल बना, ये कोई केमिकल बना, ये केमिकल बना हुआ इसी ग्रंथि की एक नलिका से ये नलिका है। क्या है? नलिका। तो ये बना हुआ जो केमिकल है वो इस नलिका से होता हुआ आगे चल पड़ा। इस नलिका से होता हुआ वह ये मान लें कि इसका लक्ष्य अंग है। लक्ष्य अंग मतलब जहां जाकर इस केमिकल ने अपना काम संपन्न करना है, अपनी कार्रवाई करनी है। तो देखो ये केमिकल बना इस ग्रंथि में, नलिका से होता हुआ और कहां पहुंच गया? अपने लक्ष्य अंगों तक। तो जब किसी ग्रंथि के पास नलिका होती है और नलिका से होते हुए उसके रसायन अपने लक्ष्य अंगों तक जाते हैं नलिका से होते हुए, तो ऐसी ग्रंथियां कहलाती हैं बहिस्रावी ग्रंथियां। और इनके जो रसायन है वो हार्मोन नहीं कहलाते, ये याद रखना है आपको। ओके, अब एक और देखें। ये मान लो कोई ग्रंथि है, इस ग्रंथि में भी कोई ना कोई रसायन बनाए, ये कोई रसायन स्रावित किए इसने, और ये इस ग्रंथि का लक्ष्य अंग है। लक्ष्य अंग मतलब जहां जाकर ये केमिकल अपना काम करेंगे। इस ग्रंथि के साथ देखो मैंने नलिका नहीं बनाई, यानी इन ग्रंथियों के पास नलिका नहीं है। तो फिर क्या रास्ता है इस केमिकल को वहां तक पहुंचाने का? ये मान लिया हमने कि कोई रुधिर वाहिनी है। क्या है? कोई रुधिर वाहिनी। तो इस ग्रंथि के पास नलिका तो है नहीं, अपने रसायन यहां तक पहुंचाने के लिए जैसे इनके पास है नलिका। तो ये ग्रंथि क्या करती है? अपने जो केमिकल है ये वाले, ये जो रसायन है, ये जो रसायन है इनको कहां छोड़ देती हैं? रुधिर वाहिनी में। रुधिर वाहिनी में रुधिर के साथ होते हुए ये कहां पहुंच जाते हैं? अपने लक्ष्य अंग तक। तो नलिका नहीं थी तो ये कार्य किसने किया? ये रुधिर ने किया। रुधिर लेकर आया इनको, इन रसायनों को यहां तक। तो मैं यहां ये बोल सकता हूं कि ऐसी ग्रंथियां जिनके पास नलिकाएं नहीं है, इधर नलिका है, इनके पास नलिकाएं नहीं है,
तो इनके जो ये रसायन हैं वो रुधिर से होते हुए पहुंचे, तो ऐसे रसायन ही क्या कहलाते हैं? ऐसे रसायन ही हार्मोन कहलाते हैं, और ऐसी ग्रंथियां ही अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं। तो देखो यहां परिभाषा बन गई है अंतःस्रावी ग्रंथियों की। अंतःस्रावी ग्रंथियों की परिभाषा तैयार हो गई है। ऐसी ग्रंथियां जिनके पास नलिकाएं नहीं हैं, अपने रसायन अपने लक्ष्य अंगों तक पहुंचाने के लिए, तो ये रुधिर से अपने रसायन लक्ष्य अंगों तक पहुंचाती हैं। इन्हीं ग्रंथियों के रसायन हार्मोन कहलाते हैं, और ऐसी ग्रंथियां ही अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं। ओके, अब बात करें मिश्रित ग्रंथियां। देखो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, मिश्रित, मिक्स। मिक्स किसका मिक्स? इन दोनों ग्रंथियों का मिक्स। कुछ ग्रंथियां ऐसी होती हैं तो इसकी तरह भी काम करती हैं और इसकी तरह भी काम करती हैं, यानी उनमें एक हिस्सा ऐसा होता है जो बहिस्त्रावी की तरह काम करता है, और एक हिस्सा ऐसा होता है जो अंतःस्रावी की तरह काम करता है। एक हिस्से में तो नलिकाएं होती हैं और एक हिस्से में नलिकाएं नहीं होती। ठीक है, तो अब वो देखें क्या है। आइए, ये इस बार मैं थोड़ा ग्रंथि को बड़ा बना लेता हूं। ठीक है, ये मैंने कह दिया साहब ये कोई ग्रंथि है, ग्रंथि जी से लिख देते हैं इसको। इसका ये भाग मैं कह रहा हूं कि ये बहिस्त्रावी का काम करेगा, और ये भाग जो है वो अंतःस्रावी का काम करेगा। तो एक ही ग्रंथि में दो हिस्से हैं, बहिस्त्रावी और अंतःस्रावी। देखो कैसे। अब बहिस्त्रावी वाले का ये लक्ष्य अंग है, ये वाला। अंतःस्रावी वाले का लक्ष्य अंग ये है, ये। इसको भी अपने केमिकल यहां तक पहुंचाने हैं, इसको भी अपने केमिकल यहां तक पहुंचाने हैं। तो पीछे पढ़कर आ चुके हम लोग कि बहिस्त्रावी के पास तो अपने केमिकल पहुंचाने के लिए क्या होती हैं? नलिकाएं। क्या होती हैं? नलिकाएं। और अंतःस्रावी भाग के पास नलिकाएं तो है नहीं, वो किसकी हेल्प से ये काम करती हैं? मतलब किसका सहारा लेती हैं? वो रुधिर वाहिनियों का सहारा लेती है। ये रुधिर वाहिनी मान लें, इसके पास से गुजर रही है, ये रुधिर वाहिनी कोई। तो इस भाग के पास ये क्या है? ये नलिका है। और इस भाग के पास क्या है? अपने रसायन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए रुधिर वाहिनी। रुधिर वाहिनी जिसके अंदर रुधिर बहता है। तो बहिस्त्रावी हिस्से ने जो केमिकल बनाया, ये केमिकल चल पड़ा नलिका से होता हुआ कहां? यहां अपने लक्ष्य अंगों तक आ गया। अंतःस्रावी के पास नलिकाएं तो थी नहीं, इसके केमिकल पहले कहां छोड़ दिए? रुधिर वाहिनियों में। रुधिर वाहिनियों से होते हुए ये चल पड़े, ये अपने लक्ष्य अंगों तक ये केमिकल पहुंच गए। तो ये बहिस्त्रावी हिस्से के पास नलिकाएं हैं, अंतःस्रावी हिस्से के पास नलिकाएं नहीं हैं, ये रुधिर वाहिनियों का सहारा लेती हैं। इनके केमिकल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? हार्मोन। ये एच लिख देता हूं मैं यहां, हार्मोन। केवल यही केमिकल क्या कहलाते हैं? हार्मोन। इनके केमिकल हार्मोन नहीं कहलाते। इनके केमिकल जैसे पाचक रस वगैरह बनते हैं जिनमें एंजाइम होते हैं। एंजाइम और हार्मोन अलग अलग चीज है। ठीक है, तो ये बहिस्त्रावी, अंतःस्रावी, मिश्रित तीनों भाग हो गए हैं। एक एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। बहिस्त्रावी ग्रंथियों का उदाहरण। बहिस्त्रावी ग्रंथियां जो पाचक रस बनाती है, भोजन का पाचन करते हैं। जैसे बात करें, लीवर ले लेते हैं हम लोग। लीवर यानी यकृत। यकृत में क्या बनता है? यकृत में बनता है पित्तरस। और वो पित्तरस जो है
वो पित्रस जो है वो कहाँ पहुंचता है, वो आहार नाल के अंदर एक हिस्सा आएगा ग्रहणी। ग्रहणी तो यकृत तो क्या हुआ, बहिस्त्रावी ग्रंथि, उसने पित्रस बनाया, वो पित्रस हो गया रसायन। वो पित्त नलिका से होता हुआ, पित्त वाहिनी से होता हुआ कहां पहुंच जाएगा, ग्रहणी में। तो ग्रहणी उसका लक्ष्य अंग होगा लीवर के लिए। ऐसे ही अंतःस्त्रावी का उदाहरण लिखें, कोई भी ग्रंथि लिख लें हम लोग अंतःस्त्रावी ग्रंथि के रूप में। जैसे हम लोगों ने ले लिया पीयूष ग्रंथि, जिसको पिट्यूटरी ग्रंथि बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि क्या बनाएगी, वो बनाएगी वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन यानी वृद्धि हार्मोन। और ये हार्मोन कहां जाएंगे, ये जाएंगे पेशियों पर और हड्डियों पर। ये वृद्धि हार्मोन पहले ब्लड में आ जाएंगे। माना ये पीयूष ग्रंथि है, इसने वृद्धि हार्मोन बनाया, ये ब्लड में आ गया। रुधिर से होता हुआ ये पहुंचा पेशियों के पास, अस्थियों यानी हड्डियों के पास, वहां जाकर उनकी लंबाई बढ़ाएगा ये वृद्धि हार्मोन। तो पीयूष ग्रंथि के वृद्धि हार्मोन के लिए लक्ष्य अंग कौन हो गया, पेशियां और अस्थियां। अब मिश्रित ग्रंथि की बात करें, उदाहरण ले लेते हैं, जैसे अग्नाशय, पैंक्रियाज, अग्नाशय। अग्नाशय का कुछ हिस्सा, अग्नाशय का कुछ हिस्सा जिसको कहते हैं एसिनी, वो बहिस्त्रावी की तरह काम करता है। और उसके अंदर जो बना जो रसायन होगा अग्नाशय के अंदर, पाचक रस, उसको बोलते हैं अग्नाशय रस। ये अग्नाशय रस इस नलिका से होते हुए ये भी कहां पहुंचेगा, ग्रहणी भाग में, ड्यूडेनम। और वहां जाकर ये प्रोटीनों का पाचन करवाता है। पाचन तंत्र पाठ में ये बात आ जाएगी। तो देखो नलिकाओं से होता हुआ भेजा है, इसलिए ये बहिस्त्रावी भी हिस्सा हो गया है इसका। अंतःस्त्रावी अग्नाशय का ही कुछ भाग जिसको बोलते हैं लैंगरहैंस, लैंगरहैंस के द्वीप या दीपिकाएं, लैंगरहैंस की दीपिकाएं बोलते हैं। उनमें कुछ कोशिकाएं होती हैं जिनमें से मैं एक ही कोशिका का नाम लिख रहा हूं, बीटा कोशिका। कौन सी, बीटा कोशिका। हालांकि बड़े स्तर पे और भी आ जाएंगी, अल्फा, बीटा, डेल्टा। अभी एक ही कोशिका याद रखो कि अग्नाशय का कुछ हिस्सा ऐसा है जिसमें बीटा कोशिकाएं होती हैं। बीटा कोशिकाओं से एक हार्मोन बनता है, यहां से जो केमिकल बनेगा उसको बोलते हैं इंसुलिन। इंसुलिन, इंसुलिन। वो इंसुलिन ब्लड से होता हुआ जाएगा और अपना लक्ष्य अंग, उसका लक्ष्य अंग होता है लीवर यानी यकृत। वो इंसुलिन लीवर में जाएगा, वहां ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलवाएगा। ये आगे एक एक करके हम लोग डिटेल में पढ़ लेंगे। तो अभी मुख्य बातें क्या पढ़ी हमने, ग्रंथियां तीन प्रकार की, बहिस्त्रावी, अंतःस्त्रावी और मिश्रित। मिश्रित में दोनों हिस्से ही होते हैं, कुछ हिस्सा बहिस्त्रावी की तरह काम करता है और कुछ हिस्सा अंतःस्त्रावी की तरह काम करता है। तो अब जल्दी से वो और देख लें चक्रीय ग्रंथि क्या है, उसके बाद आज का टॉपिक खत्म करते हैं अपने। चौथा जो प्रकार था ग्रंथियों का, उसका नाम था चक्रीय ग्रंथि, साइक्लिक। चक्रीय ग्रंथियां क्या होती हैं, ये एक विशेष अंतराल के पश्चात दिखाई देती हैं और फिर वापस लुप्त हो जाती हैं और फिर वापस प्रकट हो जाती हैं। बार बार लुप्त होती हैं, फिर बनती हैं, फिर लुप्त हो जाती हैं। तो इसलिए उनको बोलते हैं चक्रीय, एक विशेष समय के बाद वापस बन रही हैं।
जैसे देखो, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हुए अपने शॉर्ट में ही बात करेंगे। जो अंडाशय होता है महिलाओं में, क्या? अंडाशय, उनमें जो अंडाणु बनते हैं, ठीक है, अंडाणु जो बनता है वो एक पुटक में बंद रहता है। ये अंडाणु मान लो इसको एक बार, हालांकि और खूब सारे नाम आएंगे। अंडाणु अलग अलग अवस्थाओं में होता है, अभी मोटे मोटे लेवल पे अंडाणु कह सकते हो इसको आप। ये एक पुटक है ब्लैक कलर वाला, ये तो ये ब्लैक कलर का पुटक है। इस पुटक को बोलते हैं ग्रेफियन फॉलिकल, ग्रेफियन पुटक। यहां से लेके और पुटक तैयार होने में 14 दिन लग जाते हैं। 14वें दिन क्या होता है, ये पुटक फटता है और इससे जो अंडाणु है ये पुटक फट गए यहां से मान लो, और इसके जो अंदर ये अंडाणु मौजूद था, ये अंडाणु बाहर निकल गया, ये अंडाणु बाहर आ गया। अब ये जो ग्रेफियन पुटक था उसमें से अंडाणु बाहर चला गया। इस बचे हुए हिस्से को बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम, शुद्ध हिंदी में कहते हैं पित्तपिंडक। तो आप ये इतना शुद्ध नाम याद मत रखना, कार्पस ल्यूटियम ही नाम याद रखना। 2-4 दिनों में आदत पड़ जाएगी, अपने आप मुंह से कार्पस ल्यूटियम ही निकलेगा। तो कार्पस ल्यूटियम इस बचे हुए हिस्से को कहते हैं जब इसमें से अंडाणु बाहर आ जाए ग्रेफियन पुटक में से, तो ग्रेफियन पुटक का बचा हुआ हिस्सा कार्पस ल्यूटियम कहलाता है। तो ये कार्पस ल्यूटियम एक हार्मोन छोड़ता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन यार, तो ये जो कार्पस ल्यूटियम है ये 14 दिन तक तो दिखाई नहीं दिया, फिर बना है, फिर अगले 14 दिन तक ये पड़ा रहेगा, बना रहेगा, और बाद में अगर गर्भ धारण नहीं हुआ तो ये लुप्त हो जाएगा। फिर 14 दिन तक दिखाई नहीं देगा, 14 दिन तो लग जाएंगे इस ग्रेफियन पुटक को बनने में, फिर 14 दिन तक ये पड़ा रहेगा, और फिर दोबारा गर्भ धारण नहीं हुआ, ये फिर लुप्त हो जाता है। तो ऐसे ये बार बार रिपीट होता है, बार बार लुप्त होता है, बार बार प्रकट होता है। इसलिए इस ग्रंथि को क्या बोल देते हैं, चक्रीय ग्रंथि भी बोल देते हैं। एक प्रकार की वैसे तो अंतःस्रावी ग्रंथि ही है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो बना रही है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने पढ़ा कि ग्रंथियां कितने प्रकार की हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग सभी ग्रंथियों के नाम ले लेंगे एक एक करके, और सब एक एक चीज है वो डायग्राम से बनाएंगे हम लोग, डायग्राम से ही याद रखना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और एक बढ़िया सी सूचना, महत्वपूर्ण सूचना, मैं जो यहाँ 10th क्लास की ये टॉपिक करवा रहा हूँ बोर्ड के ऊपर, मैं सेशन जब खत्म होगा तो एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराऊंगा, उनमें से कुछ स्टूडेंट का चुनाव करूंगा। उन स्टूडेंट्स को ये सुविधा दूंगा जो उनमें से टॉप करेंगे कि वो मेरे घर रहकर नीट की कोचिंग, तो डॉक्टर बनने के लिए पहले एक एग्ज़ाम होता है जिसको नीट बोलते हैं, पहले पीएमटी बोला करते थे, एम्स बोला करते थे। तो उस एग्ज़ाम को फाइट करने के लिए जो तैयारी करते हैं बच्चे 2 साल के लिए, 11वीं 12वीं में, कुछ 12वीं के बाद भी, तो वो 2 साल आप मेरे साथ मेरे घर रहकर फ्री में वो तैयारी मैं आपको करवाऊंगा। लेकिन उसके लिए मैं जो एग्ज़ाम रखूंगा 10वीं के तुरंत बाद, वो एग्ज़ाम का जो सिलेबस रहेगा वो मेरा ये खुद का रहेगा, जो मैंने बोर्ड पे करवाया है उसी में से। तो आप ठीक है, आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। अच्छा विद्यार्थियों, खुश रहें, मौज करें, जहाँ तक संभव हो किसी के काम आते रहें। धन्यवाद।